क्या विपक्ष का ये दांव मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ एक औपचारिकता? समझेंगे इस वीडियो में उम्मीदवार कौन है, जीत किसकी तय मानी जा रही है और चुनाव समीकरण क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। खबर क्या है तो अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 2 कैंडिडेट मिल चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी फॉर वाइस प्रेसिडेंट। डज़ ऑपोजिशन पिक स्टैंड अ चांस? बात करेंगे पूरा सब कुछ इस वीडियो में। तो विपक्ष बनाम सत्ता, तो आईएनडीए के जो गठबंधन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी जी को, ये है बी सुदर्शन रेड्डी, इनको अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं एनडीए ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो कैंडिडेट है, वो सीपी राधाकृष्णन जी होंगे। एक तरफ है सुदर्शन रेड्डी जी और एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन जी। साउथ बनाम साउथ का ये होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, उपराष्ट्रपति पद का महत्व क्या है। सबसे पहली बात, ये देश के दूसरे संवैधानिक पद पर हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है आफ्टर प्रेसिडेंट। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति उनके सारे काम और अधिकार क्या करते हैं, संभालते हैं। ये पद 5 साल का होता है। साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति। क्या योग्यताएँ होती हैं? तो 4 ज़रूरी शर्तें हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटिज़न हो। ऐज क्या होनी चाहिए? 35 साल की ऐज होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता होनी चाहिए, वो होना चाहिए, तो राष्ट्रपति बनेंगे। और चौथा होना चाहिए, केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ये 4 चीज़ें होंगी उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं अलग-अलग कैंडिडेट क्या है। बी सुदर्शन रेड्डी कौन है? आंध्र प्रदेश से आते हैं, गुवाहाटी के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, पहले लोकायुक्त रहे थे गोवा के, 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और 2011 में क्या हुए थे, रिटायर्ड हुए थे। सीपी राधाकृष्णन भी तमिलनाडु से आते हैं, बीजेपी के पुनारे चेहरों में शामिल है, लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं और अब क्या है, एनडीए के उम्मीदवार इनको बनाया गया है। संसद की स्थिति के बारे में बात करूँ तो अब सवाल है जीत किसकी होगी? संसद के आंकड़े बता रहे हैं। देखिए कुल वोट जो है 782 यानी 782 सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके। बहुमत के लिए चाहिए 391 चाहिए, जिसके पास 391 हो समझो उसकी जीत तय है। एनडीए के पास यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी प्लस के पास है 422 सांसद हैं। 422 एनडीए के पास ऑलरेडी है। 391 से काफ़ी ज़्यादा है और आईएनडीए गठबंधन के पास 312 सांसद है। यानी ये आंकड़े जो बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है, 1 सीट खाली है। एनडीए के पास कितने हैं? 293, ठीक है? 293 है। राज्यसभा में 245 सांसद है, 5 सीट खाली है और एनडीए के पास है 129, यानी 293 प्लस 129, 422 जो मेंबर्स हो गए, वो किसके पास है? जो सत्ता में है, यानी एनडीए यानी बीजेपी प्लस जो है। बीजेपी प्लस जो है उसके पास 422 है, बहुमत के लिए 391 चाहिए। कहने का मतलब है जो आंकड़े तो बता रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार की जीत लगभग तय है। 2022 में जब जगदीप धनखड़ जी बने वो एनडीए के उम्मीदवार थे, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो उस वक़्त 528 वोट मिले थे और जो विपक्ष की जो थी मार्गारेट हलवा, उनको सिर्फ 182 वोट मिले थे। इस बार वैसे लग रहा है कि विपक्ष के जो कैंडिडेट होंगे, पिछले बार के कंपेयर में इस बार ज़्यादा वैसे मिलेगा ज़रूर। और 5 56 सांसद ऐसे भी थे जिन्होंने वोट नहीं डाला था। चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी? 6 स्टेप में होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डालते हैं। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पर एमएलए या एमएलसी इनका कोई रोल नहीं है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये वोट नहीं करते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में का जब होता है तब ये दोनों वोट नहीं करते हैं। उम्मीदवार को 20 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है, प्रस्ताव जो कर देते हैं वो 20 सांसद चाहिए नामांकन भरते समय और सांसद प्रत्याशियों की प्राथमिकता दी जाती है 1, 2, 3 ऐसे प्रेफ़रेंस डालना पड़ता है। प्रेफ़रेंस डालना पड़ता है उस हिसाब से होता है और बहुमत जीतने पर जीत घोषित हो जाती है और रिज़ल्ट जो होता है वो उसी दिन आता है। जैसे लोकसभा का चुनाव या फिर विधानसभा के चुनाव की तरह नहीं होता है ये कि वोटिंग डली और उसका डेट बाद में आएगा, ऐसा नहीं होता है। रिज़ल्ट उसी दिन आता है और ये जो वोटिंग होने वाली है वो 9 सितंबर को होगी और उसी दिन रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये चुनाव हो क्यों रहा है? तो देखिए 21 जुलाई को 2025 को जगदीप धनखड़ ने क्या किया था, रात को अचानक इस्तीफ़ा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का जो कार्यकाल था, वैसे वो 2027 तक था। 2 साल और था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही क्या कर दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। अब विपक्ष की रणनीति ये कह रहे हैं
अध्यक्ष जो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब भी लोकतंत्र संविधान खतरे में आता है, विपक्ष एकजुट हो जाता है और इंडियन जो आईएनडीआई गठबंधन ने दावा किया, ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। यानी लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई के लिए इन्होंने उम्मीदवार उतारा है। तो विपक्ष ने संविधान का सिपाही बताकर रेड्डी जी को उतारा है। दूसरी तरफ राधाकृष्णन जी हैं, जो कि जिनके पास सत्ता का नंबर है, एनडीए का फुल सपोर्ट है समझिए। तो आंकड़े तो साफ कहते हैं एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी है। तो आप बताएँ क्या विपक्ष का ये कदम वाक़ई मास्टर स्ट्रोक है या फिर सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी है? वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।